आज हम बीए पाठ तृतीय में 1857 की क्रांति के स्वरूप की समीक्षा करेंगे। जैसा कि विगत कक्षा में भी हम विभिन्न विद्वानों के मत जान चुके हैं, 1857 की क्रांति वास्तव में क्या थी, यह विद्वानों के बीच में विवाद का विषय बना हुआ है। विभिन्न धारणाओं का अध्ययन करके हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि यह केवल सैनिकों का विद्रोह व असंतुष्ट नरेश तथा तालुकेदारों का विद्रोह तो नहीं माना जा सकता। ये दोनों धारणाएं पाश्चात्य विशेषकर इंग्लैंड के इतिहासकारों की है, परंतु भारत की स्वतंत्रता के उपरांत आर.सी. मजूमदार के ऐतिहासिक ग्रंथ द सोफियो म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 से भी यही झलकता है कि यह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। मजूमदार का कहना है कि 1857 के असैनिक विद्रोह को हम स्वतंत्रता संग्राम तभी कह सकते हैं यदि हम लोग इसका अर्थ अंग्रेजों के विरुद्ध एक छोटा संघर्ष मान लें। आगे वे इसकी तुलना पिंडारियों के संघर्ष से भी करते हैं और यह पूर्णतः स्पष्ट नहीं होता कि विद्रोही विदेशी सत्ता से मुक्ति चाहते थे। वे राष्ट्रीय भावना से पूरित न होकर आर्थिक व धार्मिक भावनाओं से पूरित मानते हैं। उनका कहना है कि इस विद्रोह का राष्ट्रीय महत्व अप्रत्यक्ष था। राष्ट्रीय नेताओं का इस विद्रोह में सर्वथा अभाव था। इसीलिए अपना निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए मजूमदार लिखते हैं कि यह विद्रोह न तो प्रथम राष्ट्रीय संग्राम था और न ही राष्ट्रीय आंदोलन। इस संदर्भ में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम संग्राम स्वीकार सहर्ष किया जाता है, तो इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। इस प्रकार 1942 का आंदोलन किसी एक स्वीकृत राष्ट्रीय नेता के नेतृत्व में नहीं हुआ था। इसका नेतृत्व प्रदान करने वाले महात्मा गांधी अपने कर्णधार नेताओं के साथ 8 अगस्त की रात्रि को जेल में बंद कर दिए गए थे। बाबू जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली ने इसका नेतृत्व किया, परंतु भारत की आम जनता ने राष्ट्रीय भावनाओं का सरोवर लबालब भरा हुआ था और उन्होंने अंग्रेजों को भारत से निकालने की एक जज्बा प्रस्तुत कर उत्ताल तरंगें उनके मन में उछालें मार रही थी। स्वयं जनता बिना नेता के क्रांति कर बैठी। उनको उस समय जो राष्ट्रहित में लगा वही वह उन्होंने किया। निसंदेह भारत के कोने कोने में हुए बिना नेता के इस विद्रोह में विद्यार्थी वर्ग ने अलग रास्ता पकड़ा तो क्रांतिकारी समाजवादियों ने अलग। व्यापारी वर्ग का अलग ही मार्ग था। अहिंसा से नियंत्रित कुछ भी नहीं था। हिंसात्मक होते हुए भी यह आंदोलन महात्मा गांधी व नेहरू द्वारा प्रशंसा की दृष्टि से देखा गया। 1857 के विद्रोह में भी इसी आंदोलन के समकक्ष काफ़ी कुछ मिलता हुआ है। राष्ट्रीय भावनाएं जिसे हम आज के अर्थ में लेते हैं वह 1942 के आंदोलन में और 1857 की अपेक्षा अधिक थी, परंतु 1857 की परिस्थितियों के अनुसार 1857 के विद्रोहियों ने भी
राष्ट्रीय भावनाएं कम नहीं थी। विद्रोह का आरंभ निसंदेह सैनिकों के द्वारा किया गया, पर शीघ्र ही यह जन आंदोलन के रूप में बदल गया। इसका स्पष्ट उदाहरण है, नाविकों ने अंग्रेज अधिकारियों को अपनी नाव देने के लिए मना कर दिया। धोबियों ने गंगा के तट पे जो धोबी थे, उन्होंने अंग्रेजों के कपड़े धोने से इनकार कर दिया। तो ये राष्ट्रीयता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जन आंदोलन ने राष्ट्रीय रूप धारण किया और जनमानस में राष्ट्रीयता ने इसे स्वतंत्रता आंदोलन की संज्ञा दिलवाई। जिस प्रकार 1942 के आंदोलन की तुलना रूस की 1917 की क्रांति से की जाती है, ठीक उसी तरह 1857 के विद्रोह की तुलना अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की राज्य क्रांति से भी की जाती है। इसके स्वरूप के संदर्भ में विभिन्न धारणाएं बनी, पर इसमें कोई शक नहीं कि यह विद्रोह भारत के इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी। स्वर्गीय क्रोमर ने लिखा कि इंग्लैंड की युवा पीढ़ी भारत के इस विद्रोह से बहुत कुछ सीखेगी और समझेगी। इस विद्रोह में सैनिकों को किसानों का जो अभूतपूर्व सहयोग मिला, वह कंपनी सरकार द्वारा स्वयं आश्चर्यचकित रह जाने वाला था और हमारी भावी पीढ़ी के लिए नवीन दृष्टिकोण प्रदान करने वाला। और यही कारण है कि आज भी हम रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, कुंवर सिंह, इनको राष्ट्रभक्तों के रूप में देखते हैं और इनका सम्मान करते हैं।